आगे बढ़ते हैं। हम अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि लाहौर क्या कराची में भी बर्फबारी हो जाए। वही तो कह रही हम अल्लाह ताला से बहुत उम्मीदें रखते हैं। इसी तरह क्रिकेट के हवाले से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बहुत अभी भी है आ चुकी हैं। मुझे है क्योंकि अब तब्दीली आई है, तो भाई तब्दीली जब आती है कुछ अच्छा साइन लेकर आती है। क्रिकेट के हवाले से मैंने बात, आप भी तो ये नहीं कहने जा रही है 24/7 काम कर रहे हैं। खैर, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से कराची में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई जो है वो कर दी गई है। तो सरफराज और मीर हमजा जो हैं फाइनल 11 में, वो अमीर हमजा तो फाइनल 11 में आ चुके हैं। सरफराज का भी हम जरा कंफर्मेशन ले लेते हैं। कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने पीसीबी की तरफ से हेड कोच बनने की ऑफर कबूल कर ली है। तो मिकी आर्थर ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को जवाब दिया है कि वो इंग्लिश काउंटी से मुआहदा खत्म होने के बाद पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए दस्तयाब होंगे। तो ऊपर तले तमाम तर चेंजिंग्स जो हैं वो हो रही हैं। और जो पहला ही नाम था ऑब्वियसली सेठी साहब ने आते ही कह दिया था कि जी आई ऑप्ट फॉर फॉरेन कोचेस, और उन्होंने मिकी आर्थर का ही ये देते हुए मिसाल दी थी कि उनके टाइम पे हमारी टीम बड़ी वेल नेट हो गई थी, वेल जेल हो गई थी। CT 2017 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने जीता था। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स एनालिस्ट एन का अदील अज़हर मौजूद है। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? गुजारा है जैसे टीम का गुजारा है वैसे ही गुजारा हमारा है। लेकिन अदील भाई इतनी नाउमीदी, मैं सुबह सुन रहा था कि आपने कहा यार मैं एग्जैक्टली 7:38 पे आपने कहा कि मैं यार इतना मुझे एक्साइटेड नहीं है अबाउट द टीम। क्यों? वाई? आई नो कि सिचुएशन ख़राब है, सारी चीज़ें, बट स्टिल ये जो नई काबीना सारी आई है इससे आप पुरुम्मीद नहीं है? देखिए, एक्साइटेड ना होने वाली बात, देखिए आई एम नंबर 1, अगर किसी एक टीम को, किसी सफ़ेद फार्म टीम को हम इस वक्त हरा सकते थे वो न्यूजीलैंड है। बिकॉज याद रहे न्यूजीलैंड इवन दो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, लेकिन उनका भी रन अप टू दिस टेस्ट सीरीज को इतना एडमिरेबल नहीं है हमारी तरह। वो भी लगातार 4 टेस्ट मैचेस बाय द वे हारते हुए आ रहे हैं। सो ये वाला है सिलसिला। दूसरा, उनकी अभी कप्तानी चेंज हुई है। केन विलियमसन आप जानते हैं कि अब कप्तान नहीं रहे, टिम साउदी कप्तानी कर रहे होंगे, इवन दो इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर एज वेल। लेकिन फैसल ये बात तो माननी पड़ी। देखिए, मैं आज अपने शो में जो मैं ख़त्म कर रहा था मैं यही कर रहा था कि जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता होता है वो बड़ा खुद एहतसाबी का हफ्ता महीना होता है, पूरा हफ्ता होता है जिसमें पूरे साल का अपना तो आप एक रील तो चल रही होती है ना आपकी। अब ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट की रील चलाए ना ज़रा, साल के आगाज़ से लेके अब तक। मायूसी मैंने इसलिए बोली थी कि आई थिंक वी हैव लॉस्ट मोर देन व्हाट वी हैव फाउंड। और एक चीज़ जो बहुत गलत पाकिस्तान टीम में हो गई है वो हमने प्लेयर पावर का एक बार फिर से राइज देखा है। वो जो पिछले हफ्ते सोचना भी मना है किस्म के जो वो ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे कि खिलाड़ियों ने जैसे एक तरह से वार्निंग दी थी कि जी आप कप्तान को जो है ना वो नहीं हटा सकते। ये मेरे ख्याल से आई थिंक इस साल की एक काफ़ी ख़तरनाक एक बाई प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको राइट नाउ देन एंड देयर क्रश कर दे। नो प्लेयर इज़ बिगर देन द टीम, ये बात समझनी पड़ेगी। बाबर एक बहुत आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो अपने बाय द एंड ऑफ हिज करियर वुड डेफिनेटली इंशाल्लाह वी वुड वांट हिम टू बी द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान का हो। लेकिन क्या वो पाकिस्तान का ऑलरेडी 3 साल हो गए, ये कोई अब एक्सपेरिमेंट नहीं है बाबर का। ये मिकी आर्थर का जाना, मिसबा का आना, सरफराज का जाना, बाबर का कप्तान स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको बनाना, ये अब तजुर्बात का टाइम खत्म हो चुका। अब तो रिजल्ट्स आने चाहिए थे। और आप ये देखिए कि आपके पास, लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। इनका मकसद जो ये अजीब सी 19 खिलाड़ियों का स्क्वाड हम लेकर जा रहे हैं, मुझे समझ में अजीब सी बात लगती है, लेकर जा रहे हैं मतलब हमने अनाउंस किया। मकसद यही था कि यार एक बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करो। लाला शो में भी हमारे यही बोलते हैं कि यार ये तुम्हारे 2 खिलाड़ी इंजर्ड हुए, शाहीन चला गया, तुम्हारे पास कोई दूसरा लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं था जिसको जो परफॉर्म भी कर रहा है, आपने उसको टीम में नहीं लिया। आई थिंक गुड डिसीजन। आई रियली होप कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। मिकी आर्थर वाली खबर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये भी अंदाजा हो गया कि मिकी इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करेंगे। वो पहले अपने जो उनकी डर्बी शायर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले वो रिस्पेक्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे। बट फैसल एंड महक ये वो चीज़ है जो हमारी क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए थी कभी। मिकी को हमें 2019 में नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, हो जाती कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से कराची में होने जा रहा है। हुज़ैफा इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद है। ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या आप माहौल देख रहे हैं। हुज़ैफा ज़रा बताइएगा।
बिल्कुल देखें, टेस्ट मैच तो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, लेकिन जो खबरें हैं फैंस के लिए वो आना शुरू हो गई। जिस तरह आपने पहले ही बात की कि सरफराज अहमद जो तकरीबन 4 साल के बाद अपना कमबैक करने जा रहे हैं, 49 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे साबिक कप्तान का ये पहला टेस्ट मैच होगा। अभी हम जब ग्राउंड में गए तो हमने देखा कि सरफराज सुबह वार्म अप भी कर रहे थे, साथ साथ मीर हमजा जिन्होंने 2015 में यूएई की कंडीशन में अपना डेब्यू किया था, वो भी मुमकिन तौर पर अपना कमबैक कर रहे हैं। और डिबेट हो रही थी कि साजिद खान और नुमान अली में से किसको खिलाया जाए, लेकिन लगता है ऐसा है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग देखते हुए, क्योंकि टॉम लैथम, डेवन कॉनवे, ये सब जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो उनको देखते हुए साजिद खान का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो मुमकिन तौर पे अब से कुछ देर बाद जब टीम अनाउंस होगी तो साजिद खान एज एन ऑफ स्पिनर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा फैंस, क्योंकि आपको पता है आज मंडे है, तो लेटर ऑन जो सेकंड हाफ होता है उसमें ही आते हुए दिखेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये फुटेजेस आपको दिखा दें कि एक फ़ैन जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब से ट्रैवल करके तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफ़र इस बाइक पर तय करके आए हैं, और वो ख्वाहिश ये रखते हैं कि वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मिलेंगे। तो ये जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस का जारी है। यहाँ पे वर्किंग डे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैंस आते रहेंगे, मैच भी होगा। और खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो तब्दीली आ रही है वो बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हम मिस कर रहे थे कि हमारे पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। तो अब मीर हमजा के जिस तरह लास्ट मोमेंट पे इंक्लूजन हुआ और आज लगा ऐसा है कि वो खेलते भी दिखाई देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कराची की पिच जिस वक्त रफ स्काफ्ट हो जाएगी उस वक्त जो खब्बा बॉलर है वो देखते हैं कि वो कितना, बिकॉज मीर के पास ये है टैलेंट कि वो आगे पीछे दोनों बॉल कर सकते हैं, आई मीन राइट लेफ्ट दोनों कर सकते हैं। अच्छा सरफराज अदील भाई, आफ्टर अ ह्यूज गैप ही इज़ कमिंग बैक, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आते ही बैंग 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 शुरू हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला। देखिए हम क्योंकि ज़रा हम फिल्में भी जो हमारे यहाँ बनती है बड़ी इमोशनल नेचर की बनती है ना, कि अचानक एक हीरो है जिसको गोलियां लगी हुई हैं वो उड़ जाता है और दुश्मनों को कत्ल कर देता है। हम यही अपने खिलाड़ियों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो आएगा और पहले मैच से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। खुदा के लिए अगर आप सरफराज को लेकर आ रहे हैं तो उसको एक लंबा रन दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे फैसल, और उसके बाद हमें एक तवील अरसे तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी है। अ लॉट ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, वो PSL आ जाएगा, फिर उसके बाद ODI सीरीज़ हैं, फिर न्यूजीलैंड एक तवील सीरीज़ खेलने लिमिटेड ओवर्स की, आपको पता है एक बार फिर से पाकिस्तान आ जाएगी। आई थिंक टिल द समर ऑफ दिस ईयर वी आर नॉट प्लेइंग एनी नेक्स्ट ईयर, सॉरी हम कुछ और क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो सरफराज अगर इन 2 मैचेस में फेल भी हो जाता है तो खुदा के लिए फवाद की तरह उसको साइड पे मत कर दीजिएगा, आप उसको खेलने दें, वो रन स्कोर करेगा। और मैं थोड़ी सी, इवन दो ज़रा हम कराची वालों को थोड़ा सा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि बड़े प्रो सरफराज होते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है, मी बीइंग अ बिग एडमायरर ऑफ सरफराज, आई एम नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आपको वापस सरफराज के पास ही जाने का। देखिए यही बात लाला ने की थी कि आपकी बेंच कहाँ है। अब रिजवान, हमें पता है जी हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए और हमारे पास कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं था। रिजवान अगर इंजर्ड हो जाता तो फिर भाई किससे तुम्हें विकेट कीपिंग करवानी थी, वहां तो तुम्हारे पास सरफराज भी नहीं था। सो आई एम गुड इन द सेंस कि सरफराज अपने करियर के इख्तितामी, अल्लाह करे मिसबा की तरह उनके करियर का एक रिसर्जेंस आए, बिकॉज सरफराज बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते थे पाकिस्तान टीम के लिए। एक अननेचुरल नंबर पे टीम के लिए उन्होंने आके कुर्बानी दी, उनको ऊपर खेलते थे, ऊपर बड़ा अग्रेसिव खेलते थे, लेकिन नीचे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। मुझे याद है ऐसा भी टर्न हसन अली को अपने ऊपर बैटिंग करने भेज दिया करते थे, लोग कहते थे यार सरफराज डर गया, ये हो गया, फलाना हो गया। वो बड़ा सेल्फलेस किस्म का आदमी है जिसका उसको नुकसान भी उठाना पड़ा है। आई रियली होप कि हम उसको एक लंबा रन दें अगर इन 2 जी। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अदील, लेकिन उनको अपना जो गेम है वो अपलिफ्ट करना पड़ेगा, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ेगी एक नई सोच के साथ। अगर हमें सरफराज नजर आए तो ये हम सब देखिए महक, अगर किसी एक फॉर्मेट पे सरफराज इस वक्त फिट बैठते हैं वो टेस्ट क्रिकेट ही है। आप उनको अगर T20 में ले जाके खिलाएंगे तो फिर तो आई एम सॉरी टू से नहीं, आई थिंक T20 में हारिस इज देयर नाउ। सरफराज को खुद, या तो मैं देखिए अगेन वी लव दोज अंडरडॉग स्टोरीज ना, हमें तो मज़ा आएगा कि अगर PSL होने वाली है अगले से अगले महीने में और सरफराज आके उसमें कोई 147 की स्ट्राइक रेट से पूरा टूर्नामेंट में बैटिंग करे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वी नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक टाइम था शायद हो जाता, तो यही फॉर्मेट है जिस पे सरफराज फिट बैठते हैं। इसी में मैं ये कह रहा हूँ कि इनको परमानेंटली आप टीम का हिस्सा बना। अदील भाई लेट मी गो टू अ सिचुएशन जहाँ पे हमें पता है कि सरफराज ने कभी 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेला जी, ठीक है, लेकिन जिस वक्त इंडिया की आप मिसाल लें, वो अपना एक्सपीरियंस कैसे कैरी करते हुए चलते हैं कि उन्होंने राहुल द्रविड़ से लेके महेंद्र सिंह धोनी तक, जब वो रिटायर भी हो गए उसके बाद उनकी एक्सपर्टीज टीम में रही। सरफराज इज नॉट रिटायर्ड येट। पिछले अगर आप इस पूरे साल का रिवाइंड करें उससे पहले भी बाबर इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, हम बहुत आगे तक गए, लेकिन वहाँ जहाँ पे इमोशनल या वो होते हैं ना, एक मेंटल ब्लॉकेड आ जाती है,
अगर सरफराज रहते टीम में, नॉट बीइंग अ कैप्टन बट एज अ सपोर्ट प्लेयर एज वेल, वो मेंटल ब्लॉकेट वहाँ तोड़ा जा सकता था। वो जिसको आप कहते हैं ना कराची की ज़बान में स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो लाई जा सकती थी। सरफराज की ज़रूरत स्ट्रीट स्मार्टनेस की है टीम में। देखिए आप सरफराज को अपनी टीम में रख लें बिल्कुल, लेकिन क्या कप्तान किसी से मशवरा लेना चाहता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1996 वर्ल्ड कप हम कैसे भूल सकते हैं, जब जावेद मियांदाद जैसा खिलाड़ी जो है उसको हमने थर्ड मैन पे फील्डिंग करने के लिए भेज दिया था। और कहीं पे भी आपको उस वक्त जो कप्तान थे वसीम अकरम, तो वो मैच नहीं खेले थे ऑफ कोर्स, बड़ा इनफेमस वो वाकया हुआ था बेंगलोर के, मैं मैच की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में क्या हमने जावेद भाई की एक्सपर्टीज जो स्ट्रीट स्मार्टनेस, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के स्ट्रीट स्मार्टेस्ट प्लेयर्स में से कोई बंदा आया तो वो जावेद मियांदाद था। हमने क्या उनकी, ये देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, जो मैं रमीज़ के टाइम का, जो रमीज़ का 1-1.25 साल का मुख्तसर मुद्दत थी, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हमारा हुआ यही है कि हमने, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछली हुकूमत ने ये दो मैं ये कहूँगा कि बड़े चीज़ें क्रिएट कर दी नहीं। पहले मिसबाउल हक को आपने एक ऑल पावरफुल, ऑल माइटी आपने क्रिकेट कमेटी में भी डाल दिया, आपने कोच भी बना दिया, आपने बैटिंग कोच भी बना दिया, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो बाबर को आपने पिछले 1 साल में पावर दी है, तो क्या सरफराज आते बाबर उनसे बात करते? अच्छा आदिल भाई ब्रेक ले रहे हैं, हम मज़ीद बात करेंगे टॉस जब होगा उस वक्त। और इट्स अ वेरी ऑल इंपॉर्टेंट टॉस, क्योंकि इंग्लैंड के सीरीज़ में देखा टॉस जीत रहे थे वो और हम बेचारे वी वर लैगिंग बिहाइंड। तो टॉस पे हम आएंगे, अभी ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। इमामुल हक वापस आए हैं फाइनली 4 साल बाद। सरफराज अहमद कर रहे हैं अपना कमबैक एंड द लेफ्ट आर्म पेसर मीर हमजा इज़ बैक इन द टीम अगेन। तो इसमें कुछ पेस जो है वो तो हमारा स्ट्रेंथन हुआ होगा। अदील भाई हमारे साथ मौजूद ही हैं। अदील भाई, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि हमारे पास बैकअप बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि जो रिसोर्सेज थी हमने उनको फूंक दिया। पहले शाहीन, फिर उसके बाद नसीम, फिर उसके बाद हारिस रऊफ से। वी हैव जस्ट उनको हमने लोड मैनेजमेंट तो कुछ की नहीं और हमने उनको पूरा ग्राइंड कर दिया। नाउ मीर हमजा से हमारी क्या उम्मीदें हैं इस सीरीज़ में, इस टेस्ट मैच में? देखिए मीर हमजा को लाने की वजह, कल लाला ने अपनी जो छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या स्टेडियम के बाहर उन्होंने एक टॉक की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यार शाहीन के जाने के बाद हमारे पास कोई लेफ्ट आर्मर था ही नहीं, हमारे पास कोई बैकअप में लेफ्ट आर्मर नहीं था। तो एक लॉजिकल लेफ्ट आर्मर जो आपके पास परफॉर्मिंग सर्किट में था वो मीर हमजा था, एंड ही शुड हैव बीन देयर। देखिए एक हमेशा एक खिलाड़ी, मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता कि ये प्लानिंग चलती क्या है या क्या होती है। और जुनैद खान मेरे ख्याल से यार उसको मैंने अभी खेलते हुए देखा है इधर, वो हो चुका, आई थिंक ही इज पास्ट स्पीक नाउ, वो अब T10 किस्म वाली गेम है। सो आई थिंक मीर हमजा को हमें साथ रखना चाहिए था एज अ बैकअप ऑफ यहाँ पे, और हमें हर खिलाड़ी का एक लाइक टू लाइक बैकअप बनाना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको एक ऑनेस्ट फैक्ट बता रहा हूँ, अगर ये रजीम चेंज या ये तब्दीली, चेंज ऑफ गार्ड्स PCB में नहीं होता, आज हसन अली वापस आ रहा होता टीम में, आज सरफराज भी नहीं होता। जो एक और, बिकॉज हसन अली को लाने की कोई ना कोई तो वजह थी, आपको पता है। तो ज़रा यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से बाबर को, जो कल लाला ने बोला था ना कि ज़रा बाबर को हम कप्तानी के हवाले से भी बताने जा रहे हैं, तो शायद उनको ये बताया कि ज़्यादा भाईबंदियाँ अपनी ज़रा छोड़ दो, खिलाड़ियों को मेरिट पे लाओ टीम में। हसन अली किस बुनियाद पे टीम पे आएगा, जबकि उससे डबल द बेटर परफॉर्मेंस जो है कम मैचेस में दिखाई है मीर हमजा ने। गुड चॉइस। तो सरफराज के आने पे खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सवाल पूछ लिया, आपसे चलेंगे। बाबर मौजूद है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है।